हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्र स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चर्चा करेंगे। इसमें चैप्टर 2 में एक पार्ट है जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। चैप्टर 2 में मिलता है, ठीक है। इसको हम क्या किए हैं, पार्ट 1 बनाए हैं और आगे आप लोगों के लिए भी पार्ट 2 पार्ट 3 बनाएंगे और इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। पहले इसको फिर इसका एक प्रश्न आएगा कि लोकतंत्र स्थापित करने की क्या क्या चुनौती हुआ, उसको भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का 2 पार्ट में परीक्षा होने वाला है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को बताते जाएंगे, जिसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। इससे आप लोग आसान हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक दल के प्रभुत्व के दौर का अर्थ समझते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ चुनाव में बहुत सारे दल भाग लेते हैं, चुनाव हारते हैं, जीतते हैं, परंतु एक दल मतलब किसी विशेष समय में एक दल का जो प्रभुत्व रहा, प्रभुत्व का मतलब दबदबा रहा, ठीक है। और दौर का मतलब है समय होता है। जैसे वर्तमान में अभी पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी का दबदबा है, उसी प्रकार से आज़ादी के बाद जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस दल था उसका दबदबा था, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका दबदबा को इस प्रकार समझते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस था, जो हमारा पहला आम चुनाव हुआ वो हुआ 1952 को, ठीक है मित्रों, 1952 को, जिसमें कुल मिला के 489 सीटों का चुनाव हुआ और उसमें कांग्रेस पार्टी में कुल 364 सीटों पर विजय प्राप्त किया। दूसरा चुनाव हुआ 1957 को, ठीक है दोस्तों। दूसरा चुनाव 1957 को हुआ और उसमें कांग्रेस पार्टी ने कितना सीट प्राप्त किया उसको देखते हैं। 1957 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 491 में से 361 सीटों पर विजय हासिल किया। तीसरा जो चुनाव हुआ था वह था 1962 में। 1962 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल मिला के 494 सीटों में से 371 सीटों पर विजय हासिल किया। तीसरे से देखते हैं 52, 57 और 62 तीनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाया। पहला जो आम चुनाव हुआ 489 में से 364 सीट प्राप्त किया। दूसरा चुनाव में सीटों की संख्या बढ़ा, 491 में से 361 सीटों पर विजय प्राप्त किया। फिर तीसरा जो चुनाव हुआ 62 में, उसमें फिर सीटों की संख्या बढ़ा, 494 में से 371 सीटों पर बहुमत से सरकार बनाया, विजय हासिल किया। अब आगे बढ़ते हैं, पाठ की जो मुख्य बातें हैं उसको जानते हैं, यानी पाठ की प्रमुख बातों को जानते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मित्रों, भारत को एक लंबे संघर्ष भरे राष्ट्रीय आंदोलन के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसी बीच हमारा जो संविधान सभा थे उसमें एक लंबा विचार विमर्श के बाद, इसका विचार विमर्श का प्रक्रिया बहुत लंबा चला। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को लिख करके तैयार किया गया, परंतु इसको 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया गया। इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर को लिख करके तैयार किया गया था 1949 को, परंतु इसे उसी दिन लागू नहीं किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया, 26 जनवरी के दिन को ही क्यों चुना गया। इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम पीछे का इतिहास बताते हैं
1930 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग 26 जनवरी के दिन को प्रतिवर्ष आज़ादी के दिवस के रूप में मनाएंगे। और उसके बाद से 30, 31, 32 से लेकर के 26 जनवरी 1947 तक प्रतिवर्ष 26 जनवरी को आज़ादी के दिवस के रूप में मनाया गया। परंतु हम लोग आज़ादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ। इस तरह से हम लोग प्रतिवर्ष अब 15 अगस्त को आज़ादी दिवस मनाने लगे। अब 26 जनवरी का दिन जो यादगार दिन था उसको यादगार बनाने के लिए ही पुनः 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र के दिवस के रूप में चुना गया। और इस तरह से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। ठीक है। इसी बीच हमारा देश का आंतरिक सरकार ने प्रशासन संभाल लिया आज़ादी के बाद, जिसका प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। भारतीय संविधान ने भारत के लिए संसदात्मक प्रजातंत्र की व्यवस्था किया है, ये आप लोग सभी जानते हैं। और प्रजातंत्र के लिए चुनावी प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आवश्यक है। और भारत में चुनावी प्रक्रिया को स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तथा सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था किया गया है। ठीक है। अब चुनाव आयोग क्या करते हैं दोस्तों? चुनाव कराते हैं, ठीक है ना। और राजनीतिक दलों का भी होना इसमें अब तो यहाँ एक आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि भारत का जो चुनाव आयोग है उसका प्रथम चुनाव आयुक्त तो किसे बनाया गया था? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बना था। तो चलिए बात करते हैं स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। और चुनाव में जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल भाग लेते हैं। और आज़ादी के बाद अनेक राजनीतिक दलों का विकास हुआ जिन्होंने हमारी चुनावी प्रक्रिया को और जटिल और रोचक बना दिया। ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में यूँ तो अनेक राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में के इतिहास में कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है बोला जाता है। ठीक है। अब राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1885 से लेकर के 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत रहा दबदबा रहा। ठीक है। अब हम यहाँ एक प्रश्न और आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ? इसको नोट डाउन कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रजातांत्रिक चुनाव में राजनीतिक दलों का अहम भूमिका होता है, जो मतदाताओं को अपने नीति तथा कार्यक्रम तथा प्राथमिकताओं को रख करके उनको आधार बना करके मत मांगते हैं। ठीक है। भारत में 1952, 57 तथा 62 के चुनाव में, जैसे हम पहले बताए हैं एक एक करके, कि 1952 के चुनाव में कांग्रेस ने 489 में से 364 सीट पर विजय प्राप्त किया। इसके बाद 1957 के चुनाव में 491 में से 361 सीटों पर विजय प्राप्त किया। इसके बाद 1962 के चुनाव में 494 में से 371 सीटों पर विजय प्राप्त किया। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से देखते हैं कि प्रत्येक चुनाव में और कांग्रेस पार्टी ने प्रांतों में और केंद्र में अच्छे बहुमत से सरकार बनाई। अब इसका क्या कारण था कि लगातार तीनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी इतना अच्छा बढ़िया से प्रदर्शन किया? अब इसका कारण को जानते हैं। इसका प्रमुख 2 कारण थे। ठीक है। पहला कारण क्या था? पहला कारण था कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा लाल बहादुर शास्त्री जैसे चमत्कारिक नेता कांग्रेस में हुआ करते थे। ठीक है।
अब थोड़ा सा सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बोलते हैं। यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है ना। इन्होंने अंतरिम सरकार का जो है प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया था महात्मा गांधी के कहने पर। कितने महान नेता थे इससे आप लोग पता लगा सकते हैं या जान सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ही थोड़ा सा बता देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही गरीब घर के लड़का था। उनके माँ उनको बहुत कष्ट से पढ़ाया था। जब यह रेल मंत्री बना तो उन्होंने अपने माँ को नहीं बताया कि हम रेल मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि हम को रेलवे में एक बड़ा पद पर नौकरी करते हैं। ठीक है। और हमेशा क्या करते थे, अपना 2 धोती और 2 कुर्ता पर ही गुजारा करते थे, यानी ताम झाम का ज़िंदगी नहीं जीते थे। पूरा जीवन जो है इन जनताओं के लिए समर्पित कर दिए थे। ठीक है। तो ऐसे नेता के चलते भी कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला 52 में, 57 में और 62 में। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण यह था दोस्तों कि कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन में जो विरासत मिला था, है ना, यानी कांग्रेस को मिला था राष्ट्रीय आंदोलन में विरासत। उस समय क्या था कि कांग्रेस पार्टी ही आंदोलन को 1885 से लेकर के 47 तक एक छत्र चलाया था। ठीक है दोस्तों, इसी कारण से कांग्रेस को बहुमत मिला था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ एक प्रश्न आता है, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती को कैसे स्वीकार किया गया और उनकी सफलता के उपरांत विश्व कैसे हैरान रह गया। ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन दोहरा देते हैं कि स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती को कैसे स्वीकार किया गया। जैसे कि आप लोगों को पता है छात्रों कि कोई भी अगर काम पहली बार किया जाए तो बहुत सारी चुनौती आता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो भारत में भी जब लोकतंत्र स्थापित किया गया तो बहुत सारे समस्याएं आई, बहुत सारी चुनौतियाँ आया। ठीक है। और उसकी सफलता के उपरांत पूरा विश्व देख रहा था कि भारत सफल नहीं होगा, चुनाव ठीक से नहीं करा पाएगा। तो जब उसका सफलता हो गया उसके बाद पूरा विश्व कैसे हैरान रह गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका उत्तर जान लेते हैं फटाफट। आप लोग जहाँ जहाँ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा हम बता जाएंगे, नोट डाउन करते जाइएगा। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियाँ, है ना। तो स्वतंत्रता से पूर्व से ही भारत में अनेक राष्ट्रीय नेता यह मानते थे कि राष्ट्रीय एकता हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता की चुनौती है। ठीक है दोस्तों। और अनेक नेता उनमें देश में लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाए जाने में मतभेद भी मानता था, है ना। मतभेद भी था। बहुत सारे नेता लोकतंत्र शासन प्रणाली अपनाना नहीं चाहता था। ठीक है। कुछ ऐसे भी नेता थे जो राजतंत्र में विश्वास करते थे, जिनका अपना अपना छोटा छोटा माने राज्य था, वो राजा थे छोटे छोटे, है ना। वो नहीं चाहता थे कि लोकतंत्र हो, लोकतंत्र होने से उनका राजतंत्र चल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसमें से बहुत सारे नेताओं में मतभेद था। कुछ नेताओं का यह तर्क था कि देश में जब यदि लोकतंत्र लागू होगा तो देश में संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, बढ़ावा देगा, है ना। आपस में लोग संघर्ष करते जाएंगे। चलिए जो भी हो, कुल मिलाकर के हमारे जो नेता थे लोकतंत्र को प्यार करते थे और लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर भी सचेत थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नेतागण राजनीति को गंभीर समस्या के रूप में नहीं देखते थे। सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति को सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से प्रकट चीज़ वे मानते थे। वह का मतलब नेतागण यह भी जानते थे कि यदि देश में राजनीति का उद्देश्य जनहित का फैसला करना है और उस पर अमल करना होगा तो देश के जो लोग हैं वह पूर्णतया जो है समर्थन या सहयोग देगा। किसको सहयोग देगा? लोकतंत्र को। ठीक है।
पहले ही बताए हैं कि 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान के लागू होने के बाद भारत का चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी मास में ही कर दिया गया। यहाँ फिर से बताते चले, प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव बहुत बार आ गया है, आगे भी आने की चांसेस है कि चुनाव आयोग का गठन कब किया गया, तो जनवरी 1950। ठीक है। फिर उसमें क्वेश्चन आता है कि चुनाव आयोग का प्रथम आयुक्त कौन बना, है ना, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। इसका आंसर भी होगा सुकुमार सेन। नोट करते रहिए। उम्मीद की जा रही थी कि आम चुनाव 1950 में किसी भी समय हो जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, जनवरी माह 1950 में ही चुनाव आयोग का गठन हो गया। अब क्या बाकी था, चुनाव कराना था, तो लोगों को चुनाव 1950 में ही हो जाएगा, लोगों में यह विश्वास था। परंतु ऐसा नहीं हुआ। पहला आम चुनाव जो हुआ 1952 को हुआ। इसके पीछे क्या कारण है, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो प्रथम चुनाव जो था उसमें चुनाव आयुक्त के समक्ष बहुत सारे कठिनाइयाँ था। ठीक है ना। तो प्रथम चुनाव आयुक्त के समक्ष क्या क्या कठिनाइयाँ था, यानी सुकुमार सेन के सामने कौन कौन से समस्याएं थी, इसको जानते हैं। ठीक है। प्रथम चुनाव आयुक्त के समक्ष बहुत सारे कठिनाई थे, जिसको हम लोग निम्नलिखित भागों में बांटे हैं। सबसे पहला 1 नंबर में दिए हैं, प्रथम चुनाव आयुक्त ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए यहाँ एक मुक्त और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं है। ठीक है। चुनाव कराने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, है ना, अपना जो चुनाव क्षेत्र का सीमांकन कराना होगा। ठीक है। क्योंकि पहला चुनाव था, किसी भी चुनाव क्षेत्र का सीमांकन नहीं था। अब चुनाव क्षेत्र के सीमांकन से तात्पर्य क्या है, जैसे हर एक लोकसभा का एक अपना अपना क्षेत्र है, हर एक विधान का अपना अपना क्षेत्र बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया रांची विधानसभा क्षेत्र, तो कहीं पर हो गया धनबाद विधानसभा क्षेत्र, तो उसी प्रकार से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, उसी प्रकार से दुमका लोकसभा क्षेत्र, है ना। तो सीमांकन किया हुआ है। उस क्षेत्र के मतदाता अपना जो है सांसद चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो इस तरह से सीमांकन नहीं किया हुआ था। सीमांकन करने में बहुत सारा समय लगा। फिर दूसरा क्या था, मतदाता सूची, यानी जो व्यक्ति मताधिकार प्राप्त कर चुका है। अब यहाँ प्रश्न होता है, मताधिकार कौन व्यक्ति प्राप्त चुका है। उस समय वयस्क मताधिकार का उम्र था 21 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। पहला जो संविधान में मताधिकार का उम्र दिया गया था वो 21 वर्ष था। ठीक है। यानी जिस व्यक्ति का उम्र 21 वर्ष हो गया है या उससे अधिक है, उसको मतदाता सूची में नामांकन करना था। ठीक है ना। तो इन दोनों कामों में बहुत समय लगा, सीमांकन करने में और मतदाता सूची बनाने में, क्योंकि उस समय संपूर्ण काम हाथ से और व्यक्तियों द्वारा किया जाना था। प्रारंभ में चुनाव प्रक्रिया में बड़ी लंबी समय लगा। अधिकांश कार्य व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता था। और जैसे मतदाता सूची बनाना, मतपेटियाँ बनाना, मतपत्र बनाना, जिस पर उम्मीदवारों के नाम अंकित होना। ठीक है। तो इन कामों में बहुत सारा समय लगा। ये चुनाव आयुक्त के समझ बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब मतदाता सूची बनकर तैयार हो गया, उसका जो प्रारूप को प्रकाशित किया गया, तो पता चला कि इसमें लगभग 40 लाख महिलाओं का नाम दर्ज करने से वंचित रह गया है। अब आप लोग बोलेंगे 40 लाख गिनती कैसे हुआ। ठीक है। तो इसको इस प्रकार समझते हैं, महिलाओं का नाम दर्ज था, लेकिन उनका जो असली नाम है वह दर्ज नहीं किया गया था। किस प्रकार कर दिया गया था, फलना की बेटी, फलना की बीबी। यानी यदि किसी व्यक्ति का नाम रामलाल है, तो उनके वाइफ को, उनके पत्नी को लिखा गया रामलाल का बीबी। उनका बेटी का यदि 21 वर्ष हो गया है, तो उनको मतदाता सूची में लिखा गया रामलाल की बेटी। यानी उस समय महिलाओं को जो नाम है उसको दर्ज करने से वंचित रह गया, क्योंकि जो
चुनाव कर्मी गए थे, किसी एक विशेष जगह में बैठ के कोई विशेष व्यक्ति से ही तालमेल करके सारा काम किया था। ठीक है, तो इस तरह से जो फलना की बीवी और फलना की बेटी है ना जो थे, इस तरह के नाम को चुनाव आयोग ऐसे प्रविष्टियों को नामों को मानने से इनकार कर दिया कि नहीं भाई, इस तरह के नाम से चुनाव हम लोग नहीं करा सकते हैं, एकदम नाम जो है सटीक होना चाहिए। देश में दूसरा है, देश में प्रथम चुनाव आयोग ने निर्णय किया यदि संभव हो तो मतदाता सूचियों को दोबारा से ध्यानपूर्वक जांचा जाए और आवश्यकता अनुसार उन मतदाताओं को नाम को हटा दिया जाए जिनका सम्मिलित किया जाना अनुचित अथवा गलत रहा होगा या गलत रहा है। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे व्यक्ति जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में भी रह गए थे, उनका भी रिश्तेदार नाम लिखा दिया गया था। ठीक है, इसीलिए जांच किया गया और उनसे नामों को हटा दिया गया जो अनुचित लगा, है ना। तो यह कोई आसान काम नहीं था, यह अपने आप में हिमालय की पहाड़ जैसा एक बड़ा काम था, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर, ठीक है, इतने बड़े पैमाने पर ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। चलिए अब तीसरा नंबर आते हैं। उस समय यानी पहला चुनाव के समय हमारे देश में कुल 17 करोड़ मतदाता थे। यदि प्रश्न आएगा कि पहला चुनाव में मतदाता की संख्या कितना थे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, 17 करोड़ इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज़ादी के समय हमारे देश का जनसंख्या थे 34 करोड़। ठीक है, तो उसका जो मतदाता जो थे 17 करोड़ हुआ था। तो इन मतदाताओं को यानी 17 करोड़ मतदाताओं को कुल मिला के 3200 विधायक और लोकसभा के 489 सांसदों का चुनाव करना था। इन मतदाताओं में महज 15% ही साक्षर थे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, नोट करने योग्य है कि पहला चुनाव में जो मतदाताओं की साक्षर की संख्या कितना था, 15%। ठीक है, और किसी हम बताते चले कि हमारे उस समय जो कुल जनसंख्या का साक्षरता दर था मात्र 17% था। कितना? 17%। ठीक है, इनमें से क्या था कि 15% मतदाता जो थे साक्षर थे। ठीक है, फिर से कुल जनसंख्या का जो है 17% लोग ही साक्षर थे। कितना? 17%। ठीक है, और उनमें से जो मतदाता होते थे, मतदाता मात्र 15% ही साक्षर थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस कारण से क्या किया चुनाव आयोग ने मतदान को संपन्न कराने के लिए सुचारू रूप से एक विशेष पद्धति को अपनाया। वो पद्धति क्या था? उस समय 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। ठीक है, 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों को और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी संख्या गरीब तथा अनपढ़ लोगों की थी। ठीक है, ऐसे माहौल में चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी था। पूरा दुनिया यह कह रही थी कि भारत जो है चुनाव में लोकतंत्र में सफल नहीं होगा। इसके पीछे भी क्या कारण है कि उस समय यानी 1952 में, ठीक है, लोकतंत्र केवल धनी और साक्षर देशों में ही कायम था। यहाँ तक कि उस समय यूरोप के बहुत सारे देशों में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं मिला था। यानी केवल मत जो देते थे पुरुष लोग देते थे, महिला लोग वोट नहीं करते थे, राजनीति में उसको अधिकार नहीं गया था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम का अर्थ क्या होता है? महिला पुरुष दोनों को मत का अधिकार, उसको सार्वभौम मताधिकार बोलते हैं, अमल हुआ
और यह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय लेकिन बहुत ही जोखिम भरा प्रयोग था। ठीक है, एक तरफ दुनिया यह प्रशंसा भी कर रहा था, चलिए भारत में जो है लोकतंत्र में महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया है, परंतु अपने आप में यह एक जोखिम भरा भी काम था। अब 5वां नंबर का चर्चा करते हैं, क्या करना था। 5वां नंबर में विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति की थी, और वह जो प्रतिक्रिया की थी, अभिव्यक्ति दी थी, बहुत ही आश्चर्यजनक थी। ठीक है, एक हिंदुस्तानी संपादक ने समाचार पत्र के संपादक ने, है ना, कहा था कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ इसको करार दिया गया था। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजर नाम की जो पत्रिका थी, है ना, उसने लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू यानी जो भारत का उस समय अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, है ना, अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में जो सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं हुआ, है ना। आज लगभग 74 वर्षों से भारत में सार्वभौमिक मताधिकार का व्यवस्था खूब सफल रही और फला फूला। ठीक है, अब जो हम पाठ पढ़ें इसका मूल्यांकन करेंगे, यह भी बहुत ज़रूरी है, तो मूल्यांकन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन में भी 2-4 प्रश्न आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव, उसके लोग नोट डाउन करते रहिए। और आप लोगों के लिए एक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का श्रृंखला तैयार करेंगे, है ना, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही नया वीडियो छोड़ेंगे आप लोग के पास आ जाएगा। चलिए मूल्यांकन में आते हैं। प्रथम चुनाव अक्टूबर 1950, है ना, से फरवरी 1952 तक चला, यानी 6 महीना का समय लगा। 6 महीना का समय एक भारी समय होता है, बहुत बड़ा समय होता है। देश की जनता ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। चुनाव के परिणाम घोषित हुए। ठीक है, चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद जीतने वाले तो भाई प्रशंसा करेंगे, खुशियां मनाएंगे, परंतु हारने वाले जो उम्मीदवार थे उसने भी चुनाव आयोग की खूब प्रशंसा की, है ना। आजकल देखिएगा जो चुनाव हार जाएंगे वो क्या करेंगे, है ना, चुनाव आयोग को दोष देंगे, कभी ईवीएम को दोष देंगे, कभी दूसरा को दोष देंगे, है ना। तो उस समय जो हारने वाले उम्मीदवार थे वे भी चुनाव आयोग की प्रशंसा की और चुनाव को पूर्णतया निष्पक्ष बताया। देशी और विदेशी जो आलोचक थे, जो यह मानते थे कि हमारा देश में सार्वभौमिक लोकतंत्र सफल नहीं होगा, उनका मुंह बिल्कुल बंद हो गया। ठीक है, साथ ही विदेशी पर्यवेक्षक जो थे, है ना, वे भी हैरान रह गए कि भारत में भाई चुनाव सफल हो गया। भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा उस समय देशी और विदेशी समाचार पत्रों ने और सभी प्रकार के मीडियाओं ने किया कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार सफल हो गया, यहाँ महिलाओं को मत का अधिकार दिया गया, यह सफल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दुनिया के इतिहास में भारत में 1952 का जो आम चुनाव था वह बहुत ही ऐतिहासिक था और मील का पत्थर साबित हुआ। चलिए दोस्तों, आप लोगों को आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय झारखंड।